नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग डिजिटली आप लोगों से कनेक्ट होने वाले हैं, तो उसी के क्रम में हम लोग आज क्लास 10th के एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे। उसी क्वेश्चनों की सीरीज में हम लोग देखेंगे क्वेश्चनों को। और आप सबको क्वेश्चन के प्रारंभ करने से पहले आप सबों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही साथ माता रानी से आपके भविष्य उज्जवल के लिए आप लोग के लिए कामना भी करता हूँ। तो पुनः हम लोग आते हैं क्वेश्चनों की। ये लगभग 40 या 50 क्वेश्चनों की एक सीरीज है, जिसमें हम लोग बारी बारी से क्वेश्चनों का डिटेल डिस्कशन देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चनों की सीरीज में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उसमें हम लोग बेसिकली दो चीज के बारे में शुरुआत पढ़ते हैं। एक तो हम लोग अभिकारक के बारे में और दूसरा उत्पाद के बारे में। समझते फटाफट से लोग समझने का प्रयास करते हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि सर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं सर? अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। यानी C+D हमारा सर उत्पाद हो गया और A+B हमारा अभिकारक हो गया। क्वेश्चन भी हमारा वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। That's why A is the right answer of this question। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। यानी कि ये क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है, इस बात को पूछने की कोशिश कर रहा है कि टूथपेस्ट का प्रकृति कैसा है, अम्लीय है या क्षारकीय है। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि जो टूथपेस्ट है वो प्रकृति में क्षारीय होता है। कैसा होता है? प्रकृति में क्षारीय होता है। प्रकृति में क्षारीय होता है। चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। और ये प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्योंकि सर जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन ग्रहण के समय अम्लीय पदार्थों का हम लोग सेवन करते हैं, तो मुंह में जो अम्लीय पदार्थ होता है उसको पचाने के लिए, मुंह में जो अम्लीय पदार्थ होता है उसको उदासीनीकरण करने के लिए हम लोग उसके साथ पेस्ट लेते हैं। पेस्ट का मतलब रस के साथ पेस्ट का मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का। और जैसे मुंह में अम्ल जो बन रहा है भोजन के साथ, जो हमारा अम्ल मिला है उसके साथ जैसे हम लोग क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। और जैसे उदासीन हो गया तो दंत क्षय से हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट बेसिकली किससे बचाव करता है सर? दंत क्षय से बचाव करता है। क्योंकि क्या होता है सर कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के साथ हमारे मुख में क्या होता है कि अम्ल जमा होने लगता है। उस अम्ल की प्रभाव को कम करने के लिए इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? क्षारक के साथ करवाई जाती है। तो अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया जब भी करवाई जाएगी तो उदासीन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और इस पूरे संपूर्ण अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि आपको थोड़ा बता दें कि टूथपेस्ट में क्या मिला रहता है सर? फ्लोराइड मिला रहता है। क्या मिला रहता है सर? फ्लोराइड मिला रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। आप सबों को पता होना चाहिए कि सुचालक और कुचालक से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सर सुचालक हमारा क्या होता है? इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर क्या है सर कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से गमन कर सके। वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से गमन कर सके उस पदार्थ को हम लोग सुचालक बोलते हैं। और जिससे विद्युत धारा आसानी से गमन नहीं करेगा उस पदार्थ को कुचालक बोलते हैं। अर्थात इसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो उसी क्वेश्चनों की कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं कि विद्युत धारा का सुचालक यानी विद्युत का सुचालक हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट। थोड़ा सा जानकारी दे दें ग्रेफाइट के बारे में। जो पेंसिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पेंसिल के नोक में ग्रेफाइट पाया जाता है। और उस ग्रेफाइट को यदि हम लोग बोर्ड के किसी भी पैनल में सटाते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का अनुभव करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत धारा का चालन करता है। अर्थात ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जैसे कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक समूह बेसिकली क्या है सर? हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। और क्रियात्मक समूह क्या होता है सर? परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों का संपूर्ण गुण निर्भर करता है। तो कुछ कार्बनिक, कुछ हम लोग क्रियात्मक समूह को देखते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और कुछ क्रियात्मक समूह की श्रेणी में जो पहला हम लोग क्रियात्मक समूह देखेंगे वो है सर अल्कोहल। क्या है सर? अल्कोहल। और अल्कोहल का सिंबल होता है OH सर। एल्डिहाइड दूसरा है, एल्डिहाइड का सिंबल CHO होता है। और तीसरा है सर हमारा क्या? तीसरा हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड है। फटाफट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे
दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा हमारा सर क्या आता है, ईस्टर। क्या होता है, ईस्टर। ये हमारा सर एस्टर है। और पांचवा सर हमारा इथर है। क्या है हम लोग का, ये सभी क्या है सर, क्रियात्मक समूह। ये सभी क्या है, क्रियात्मक समूह है। आगे होता है हेलोजन ग्रुप। कौन सा जो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, जिसको समानता हम लोग हेलो ग्रुप भी बोलते हैं। और ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको ट्रिक से हम लोग आवर सारणी में पढ़ेंगे। फिर कल बाहर आई आंची, आंची दोबारा फिर कल बाहर आ रही है। इस ट्रिक से हम लोग हेलोजन ग्रुप के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो पूछा है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। ये क्या हो गया भाई, अच्छा, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो एमीटर क्या है सर, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा की माप करते हैं। किसकी माप करते हैं, विद्युत धारा की माप करते हैं। तो हम लोग आमीटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टोरी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। चलिए कलम के कलर को चेंज करते हैं और लिखते हैं आमीटर। आमीटर, आमीटर बेसिकली क्या है सर, एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल होता है विद्युत धारा को मापने में। किसको मापने में, विद्युत धारा को मापने में। उसके बाद सर आमीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है सर, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को कैसे जोड़ेंगे सर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। आमीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये पूछा भी जाता है कि किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमारा आंसर हो गया सर, धारा को मापने का काम करते हैं एमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है सर, दर्पण सूत्र क्या है। तो आप सभी इससे अवगत होंगे कि दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। पहला आंसर हमारा क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। जिसमें सर v क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है वस्तु की दूरी, f क्या होता है फोकस दूरी। और f और r के बीच में संबंध भी करके पूछ देता है। तो f और r के बीच में संबंध होगा f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/2। f मतलब फोकस दूरी, r मतलब वक्रता त्रिज्या। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की तरफ। किधर है 8 की जगह 6 छपा दिया। चलिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उस डिवाइस का नाम क्या है सर। तो उस डिवाइस का नाम है बेसिकली क्या, विद्युत मोटर। यही बात ये उल्टा बोल दिया जाए कि विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किसका होता है, तो वो विद्युत जनरेटर या विद्युत हम लोग जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र या जनरेटर बोलते हैं। या क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। ये तो बोला था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो हो गया विद्युत मोटर। यदि पूछता कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो हो जाएगा विद्युत जनित्र या जनरेटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। यदि आप लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट किए हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में किसी प्रकार की साफ परेशानियां नहीं आ रही होगी। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किससे दूर किया जाता है। हालांकि किस लेंस के द्वारा, ये बात आप जान लीजिए कि कभी भी चश्मा में आपको दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, लेंस का प्रयोग होता है। तो लेंस ही पूछा जाएगा, सामान्य बात है, ये लेंस ही पूछा जाना चाहिए। और दृष्टि दोष आप सबों को पता होना चाहिए कि वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली ज़्यादातर पूछा जो जाता है ये 2 प्रकार का। एक निकट दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, और एक होता है आपको दूर दृष्टि दोष। कैसा, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करते हैं सर, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार के लेंस का, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस लेंस का, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। होता है बेसिकली क्या सर, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो आसान से दिखाई दे देता है, लेकिन दूर की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार के दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो आसानी से दिखाई देता है, लेकिन नजदीक की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देता है, उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। एक्चुअली निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, जो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, वो रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, तो हमारा निकट दृष्टि दोष की संभावना है उस प्रकार के दोष में हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी हम निवारण के लिए किस प्रकार का निकट है, तो ये हमारा हो जाएगा अवतल। यदि पूछ देता क्या, पूछ देता दूर दृष्टि दोष, तो हो जाता उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जनन अंग क्या कहलाता है। तो पौधों में जनन अंग क्या है सर, पुष्प है। क्या है,
पुष्प है। क्या है? पुष्प है। लिखते हैं इसको, पौधे में जन्म अंग क्या है? पुष्प है। चलिए, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किस प्रकार के पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। थोड़ा सा समझते हैं इसको, हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मेंडल मटर के पौधे का प्रयोग किया था, और मटर के पौधे का प्रयोग इसीलिए किया सर क्योंकि मटर का पौधा का जो जीवन काल होता है वो बहुत कम होता है। इस पौधे को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि सर इसका जीवन काल लगभग 2 से 3 महीना होता है। यदि इस पे हम एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो 2 से 3 महीना के बाद आसानी से इसके रिजल्ट को, इसके परिणाम को देखा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने मटर के पौधों का सिलेक्शन किया। दूसरा कारण था कि सर इसमें विपरीत लक्षण के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें विपरीत लक्षण के गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 7 विपरीत प्रकार के इसमें 7 विपरीत लक्षण वाले ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए इस पौधों को सेलेक्ट किया। और देखिए, आपको बता देते हैं थोड़ी सी जानकारी मटर के पौधे के बारे में। जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया, तो यहाँ एक लंबा और एक बौना पौधा लिया गया था उनके द्वारा, और लंबा पौधा के एलील के रूप में टीटी, जबकि बौना पौधा के एलील के रूप में स्मॉल टी को लिया गया। इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, हाइब्रिड करवाया गया, संकरण करवाया गया। तो संकरण के दौरान हम लोग देखते हैं कि बड़ा टी छोटा टी, यानी कि F1 जनरेशन में सर F1 पीढ़ी में जो हमारा जो एक नया, इससे जो संकरण के बाद जो पौधा आता है, ये संकर लंबा पौधा आता है, हाइब्रिड लंबा पौधा आता है। फटाफट से समझते हैं। अब इन दोनों के बीच में फिर पुनः जो है, इन दोनों के बीच में सेल्फ फिर से क्या कराया गया सर? हाइब्रिड करवाया गया। सेल्फ हाइब्रिडेशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं सर कि यहाँ देखते हैं कि बड़ा टी छोटा टी इन दोनों के बीच में स्वपरागण करते हैं, यानी कि संकर करवाते हैं। इन दोनों के बीच में पुनः संकर करवाते हैं। तो बड़ा टी क्रॉस करवाइए, बड़ा टी छोटा टी, उसके बाद छोटा टी बड़ा टी, यानी बड़ा टी छोटा टी। तो देख लीजिए आप, यानी कि पूरी बड़ा टी का मतलब हो गया कि बिल्कुल लंबा, छोटा टी का मतलब बिल्कुल बौना, और बड़ा टी छोटा टी का मतलब संकर लंबा। यदि लंबा की हम लोग बात करें तो 1 2 3, चाहे वो संकर लंबा हो या पूर्ण रूप से लंबा हो, तो लेकिन लंबा की कितने संख्या? 1 2 3 है। यानी कि सर इसलिए इसको हम लोग जीनोटाइप में और फिनोटाइप के रूप में लिख सकते हैं सर। जीनोटाइप और फिनोटाइप के रूप में लिखा जाए। फिनोटाइप यानी कि सर वैसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं, मोटा, पतला, लंबा, उसके बाद बौना, ये लक्षण बाहर से आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए इस लक्षण को बोलते हैं फिनोटाइप। तो बाहर से क्या दिखाई दिया कि लंबा है, ये भी लंबा, तो 3 गो लंबा पौधा और 1 गो बौना पौधा, ये फिनोटाइप का रेशियो है। जीनोटाइप का मतलब सर वैसे लक्षण जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, दैट इज जीनोटाइप। और इसका देख लीजिए कि एक लंबा है, उसके बाद ये देखिए बड़ा टी एक प्रकार का जीन, बड़ा टी छोटा टी दूसरे प्रकार का जीन, यहाँ भी बड़ा टी छोटा टी है, ये भी दूसरे प्रकार का जीन। तो पहला और ये 2 गो बड़ा टी छोटा टी, ये दूसरे प्रकार का जीन, और छोटा टी ये भी एक अलग प्रकार का जीन है। तो ये जीनोटाइप का रेशियो। चलिए इसमें हम थोड़ा लंबा समय खींच लिए तो हमारा मटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। सबसे पहले बात आप जान लीजिए कि पारिस्थितिक के बारे में सबसे पहले टॉन्सले के द्वारा बताया गया था, और टॉन्सले के द्वारा बताया गया था कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। एक सर खुला तंत्र है, और इस तंत्र का काम क्या है सर? इसी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा का आदान प्रदान होते रहता है। तो इसकी दिशा पूछा गया, तो इसके दिशा के बारे में जब हम लोग चर्चा करें तो इसका दिशा क्या होगा? एक दिशीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दिशीय हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ओजोन परत पाया जाता है। तो आप सबों को पता होना चाहिए कि ओजोन परत किस लेयर में पाया जाता है। पृथ्वी को 5 सतहों में, 5 परतों में बांटा गया है। 5 परत के द्वारा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये हमारा 5वां परत है। पृथ्वी से लगभग, चलिए कलम एक कलर को हम लोग चेंज करते हैं और रेड लेते हैं।
ये हमारा पृथ्वी है सर। पृथ्वी से जैसे हम लोग 18 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेंगे तो जो मंडल मिलेगा उसे हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्षोभ मंडल। उसके बाद जो दूसरा मंडल है सर वो क्या है? समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। तीसरा मंडल क्या है सर? मध्य मंडल। कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। अगला मंडल कौन है सर? आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। और सबसे बाहर वाले मंडल को बहिर्मंडल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एक्सोस्फीयर भी हम लोग कहते हैं। तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे आंधी आना, वर्षा होना, ये सभी घटनाएं किस मंडल में होता है सर? क्षोभ मंडल में होता है। जबकि एरोप्लेन किस मंडल में उड़ता है सर? समताप मंडल में। और इसी मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। वायुमंडल की निचली सतह में, तो वायुमंडल का निचली सतह ये हो गया, इसमें नहीं सर पाया जाएगा ओजोन परत। दूसरा है सर समताप मंडल, जो कि क्षोभ मंडल से ऊपरी सतह है, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में क्या पाए जाएंगे सर? ओजोन परत पाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, 13 को देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि पौधों में एक पत्तियां होता है, पत्तियां में छिद्र होता है। वो छिद्र क्या है सर? रंध्र है। उसी के माध्यम से क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। उसी छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर और ऑक्सीजन गैस उससे बाहर निकलते रहता है। यानी गैसों का जो एक्सचेंज है, गैसों का जो विनिमय है, वो इस रंध्र के माध्यम से ही हो पाता है। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो गया सर? हमारा आंसर हो गया रंध्र हो गया। चलिए अब हम लोग का जो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज धड़कन सर किसका होता है? तो सबसे तेज धड़कन मानव का होता है। किसका होता है? मानव का होता है। मानव का होता है। किसका होता है? मानव का, यानी कि आदमी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या था? सजीव जीवधारियों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन बेसिकली क्या है सर? उत्सर्जी पदार्थ वैसे पदार्थ है जो अनावश्यक है, अवशिष्ट पदार्थ है, उसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और उत्सर्जी अंग क्या हमारे शरीर में सर? किडनी है। ये सभी ये उत्सर्जी अंग है और ये उत्सर्जन पदार्थों का क्या करते हैं? बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चाहे अमोनिया हो या यूरिक अम्ल हो या यूरिया हो, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डी में सभी आ जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग आते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये बेसिकली न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आंसर तो दिख गया सर न्यूरॉन। लेकिन हम लोग थोड़ा जान लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है सर? कि किडनी की संरचनात्मक इकाई है। किसकी सर? किडनी की संरचनात्मक इकाई है। किडनी की संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की संरचनात्मक इकाई है। जबकि सर सेरिब्रम क्या है? ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए हम लोग जानकारी के दौर में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लिए हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे बड़ा भाग है। आप लोग को बेहतर भी फील हो रहा होगा और आप लोग इससे यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से या लाइक सब्सक्राइब करना इस चैनल को न भूलिएगा, क्योंकि ये हम लोग पहली बार बनाए और आप लोग के सपोर्ट से ही ये चैनल निश्चित रूप से इस चैनल में जो ग्रोथ होगा वो आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है और ये सपोर्ट उम्मीद करते हैं आप लोग से मिलना भी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है? धातु का यानी हम लोग सोलर सेल में या चिप्स में जो मोबाइल का चिप्स इस्तेमाल करते हैं उसमें सिलिकॉन रहता है, जो सिलिकॉन का बना रहता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो गया सर? सिलिकॉन। चलिए सिलिकॉन है, हाँ सिलिकॉन। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? बहुत बढ़िया सर। लवण क्या है सर? जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को संपूर्ण रूप से हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देख लेते हैं सर, आर्हेनियस के अनुसार से एक परिभाषा दिया गया था अम्ल का। आर्हेनियस के द्वारा क्या कहा गया था सर? आर्हेनियस के द्वारा कहा गया था
आर्हेनियस के द्वारा क्या कहा गया था कि वैसे पदार्थ जो पानी में H+ आयन दे दे उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। और वैसे पदार्थ जो पानी में OH- आयन दे दे उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारक कह देते हैं। तो इस यानी कि ये दोनों यदि नहीं होगा तो वो लवण होगा सर। H+ नहीं दिखना चाहिए, OH- नहीं दिखना चाहिए, तो स्वतः लवण हो जाएगा। H+ सर जैसे HCl बोला, इसको पानी में जैसे डुबोगे सर, जैसे डुबाया जाएगा तो ये H+ और Cl- में टूटेगा। यदि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, जैसे इसको पानी में डुबाएंगे तो Na+ और OH- में टूटेगा। तो ये तो सर बेस हो गया और ये अम्ल हो गया, तो ये अम्ल हो गया, ये क्षारक हो गया, तो ये सर अम्ल हो गया। ये क्षारक OH है, ये भी OH लगा हुआ तो ये भी क्षारक हो गया। तो बच गया हमारा ऑप्शन सी। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या है जी, निम्नलिखित में से कौन भारी धातु है? यहाँ होना चाहिए भारी धातु, हालांकि लिखा गया है भारी धातु, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग तो क्वेश्चन को पढ़ ही दिए। यहाँ भारी धातु होगा। भारी धातु इस क्वेश्चनों के इस ऑप्शन में आपको जो दिख रहा है उन सबों में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम का सर। ये है यूरेनियम, 92 परमाणु संख्या और वजन 235। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। इथेन में कितना, हाँ ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। अभी इथेन पूछा है, कभी ब्यूटेन पूछ सकता है, कभी पेंटेन पूछा जा सकता है। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द अल्केन। तो इसके लिए आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप पढ़े होंगे तो आसानी से आपको पता होगा कि सर ये क्या है। एथ यानी हम लोग परफिक्स जो पढ़ते हैं, परफिक्स के दौर में हम लोग पढ़ाए थे, या कोई सर पढ़ाए होंगे आप लोग को। यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो हम लोग मेथ परफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन की संख्या 2 हो तो हम लोग एथ लगाते हैं। कार्बन की संख्या 3 रहे तो हम लोग प्रोप लगाते हैं। और कार्बन की संख्या यदि 4 रहे तो हम लोग ब्यूट लगाते हैं। और कार्बन की संख्या 5 रहे तो क्या लगाते हैं सर, पेंट लगाते हैं। इस प्रकार से हेक्स होता है, हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नन होता है, डेक होता है, अनडेक, डो डेक, ट्राइडेक, इस प्रकार से 100 तक हम लिख सकते हैं। ये तो सर प्रीफिक्स हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा कलम चेंज करते हैं और इसके सफिक्स को लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये सफिक्स है सर। सफिक्स के रूप में यदि आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो एन लगाते हैं, यदि डबल बॉन्ड दिखे तो EN लगाते हैं, और यदि ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो YN लगाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो सर एथ पहले हम लोग इथेन लिख लेते हैं। देख लीजिए इथेन है सर, और एथ का मतलब सर कितना कार्बन, एथ का मतलब दिखाई दे रहा होगा आपको कि 2 कार्बन, 2 कार्बन लिख दिए। और ANE दिखाई दिया। ANE मतलब कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी सर कितना, 4। तो इसी प्रकार से 4 संयोजकताएं इसकी जो पूरी हो रही है वो सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड को कौन कवर करेगा, वो हाइड्रोजन है। ये इथेन हो गया सर। इसमें सहसंयोजक बंधन पूछा गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 सहसंयोजक बंधन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो आसान से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्लोरोफिल है सर। क्या है, क्लोरोफिल। एक हरित लवक पाया जाता है, उस हरित लवक का नाम है सर क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों के अभी उत्सर्जी पदार्थ हम लोग पढ़े थे कि वैसे पदार्थ जो अनावश्यक हो, अवशिष्ट हो, जो पौधे में या जंतुओं में काम न हो, जिस पदार्थ का उसे हम लोग अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन में जो भी दिख रहा है आपको, ये सभी ऑप्शन क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है। अर्थात यहाँ क्या हो गया आशीष जी, इसको बैक कर है अपग्रेड में वहाँ से हम थोड़ा सा कुछ दाब दिए, अच्छा इसीलिए हाँ आ गया, वहाँ से कुछ दाब आ गया। तो चलिए सॉरी, हम लोग पुनः बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो अभी बता दिया सर, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ, तो अभी बता दिए कि सर पौधे के उत्सर्जी पदार्थ ये आपको 4 हो जाएंगे, चाहे गोंद, टेनिन, रेजिन, तो ये सभी हो जाएंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सर टेहरी डैम, तो टेहरी डैम के बारे में आप सबों को पता होना चाहिए कि टेहरी डैम कहाँ है सर। टेहरी डैम उत्तराखंड में है सर। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और थोड़ा सा घूस के क्वेश्चन पूछ दे और थोड़ा अंदर जाके क्वेश्चन पूछ दे तो टेहरी डैम बेसिकली कहाँ है सर, किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। भागीरथी और किस नदी पर है सर? भिलंगना नदी पर है।
भिलंगना नदी पर है। अब लोग देखिए क्वेश्चन बार बार इतना इसलिए डिस्कशन करवाते हैं कि इससे कहीं से भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप आसान से क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। चलिए, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा सर उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा सर किसके कारण होगा, जल्दी फटाफट से बताइए। ये हमारा हो जाएगा किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। स्विच लगाए जाते हैं सर, किस में लगाए जाते हैं, गर्म तार में। किस में लगाए जाते हैं, गर्म तार में। तो गर्म तार जहाँ देखिए वहाँ मार दीजिए, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। किसमें, गर्म तार में। चलिए, निम्नलिखित में से और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है कहने का मतलब है कि सर नवीकरणीय है। यहाँ स्पष्ट कर दिया कि नवीकरणीय नहीं है, तो अर्थात क्या है, और नवीकरणीय नहीं है तो क्या है, नवीकरणीय है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है सर, जिसका भंडार सीमित है या असीमित है, असीमित है। तो बायोगैस होगा सर, भंडार असीमित है, जबकि पेट्रोलियम कभी भी खत्म, कोयला कभी भी खत्म किया जा सकता है। इसके भंडार से सीमित है, लेकिन इसके भंडार सीमित नहीं है। चलिए हम लोग 27 नंबर पढ़ते हैं। और पौधे में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो किडनी क्या है सर, एक उत्सर्जन अंग है। किडनी क्या है, उत्सर्जन अंग है। लोग तो बतेबे कि जैसे पूर्व भी बताए थे कि किडनी क्या है, उत्सर्जन अंग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है सर, तंत्रिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है। हाइड्रा में तंत्रिका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो किसे सर रासायनिक दूध कहा जाता है। तो रासायनिक दूध बेसिकली आपको कहा जाता है हार्मोन को। हार्मोन क्या है सर, एक रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है सर, एक रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है सर, डार्विन। जैसे तो क्वेश्चन आसान है और इस क्वेश्चन को आप बना भी सकते हैं सब बायोलॉजी का। 31 निम्नलिखित से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो काफी बार जब प्रकाश नाम का चैप्टर स्टार्ट होता है तो प्रकाश की चाल को पढ़ते हैं और वहाँ बताया जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है सर, निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किसमें होता है सर, सबसे अधिक होता है निर्वात में। और कितना होता है सर, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हैं और सर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और मीटर में रखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए तो हमारा आंसर हो गया क्या सर, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक होता है सर क्या, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ चला गया, वो है कि हाँ, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो चलिए हम लोग इस वोल्ट पे मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और हमारा है, प्रकाश किस रेखा, प्रकाश की कितने गमन करती है। बार बार पढ़ाया जाता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, पर यानी कि सर लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। यानी किसमें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है था, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रा। जब लेंस की क्षमता को किसमें मेजर करते हैं सर, डायोप्टर में करते हैं। और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला यदि कोई पूछ दे तो लेंस की क्षमता का सर फॉर्मूला क्या होगा। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P = 1/f, और f होगा मीटर में, तब इसका SI मात्रा क्या होगा सर, डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। तो डायोप्टर कहाँ दिख रहा, C फॉर चेन्नई। तो चेन्नई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। किस रंग का विचलन सबसे, ऊपर जाओ, हाँ, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं प्रिज्म की कहानी को, और उसके बाद हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लीन हो जाओ। हाँ, ये हमारा है सर प्रिज्म।
और आपको पता होना चाहिए 6 कि 5 सतह होते हैं। जल्दी बताइए फटाफट से। ये प्रिज्म है और प्रिज्म पर जैसे श्वेत प्रकाश गिराया जाता है, व्हाइट लाइट जैसे सर इस पर गिराएंगे तो प्रिज्म क्या करता है, इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। 1 2 3 4 5 6 7 7 रंगों में। इसका नाम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंगों का सर जुड़ता है जब तो इंद्रधनुष बनाता है। देखो यह इंद्रधनुष निकला, 7 रंगों का ये इंद्रधनुष है। बेजान या पीनाला, क्या बेजान या पीनाला, यानी कि सर जिस वायलेट, वायलेट का मतलब सर बैगनी, और इंडिगो का मतलब सर जामुनी। जामुन खाया है ना, क्या जी जामुन खाया है ना, तो जामुन का कैसा कलर होता है, बस नील के समान कलर होता है कि ना होता है। तो ये बेसिकली है सर जामुनी। ये ब्लू मतलब सर नीला, ग्रीन का मतलब तो जानते ही है, ग्रीन मतलब ग्रीन, ग्रीन हरा, येलो मतलब सर पीला, और ऑरेंज का मतलब नारंगी, और रेड का मतलब सर लाल। लाल कलर से लिख भी रहे हैं। आप थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। चलिए कलर कौन सा ले ले, कौन सा ले ले, ये ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं ना जी, पिंक सिटी। हाँ, किसको बोलते हैं पिंक सिटी? जयपुर। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर जैसे आप 7 कलर में डिफ्लेक्ट हो गया तो सबसे अधिक जो तरंगधैर्घ्य होता है वो लाल रंग का तरंगधैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अधिक तरंगधैर्घ्य के कारण ही लाल रंग का इस्तेमाल रेलवे सिग्नल पे किया जाता है, लेजर लाइट पे किया जाता है, लेजर लाइट में किया जाता है। लेकिन सबसे कम तरंगधैर्घ्य बैगनी कलर का। किसका? बैगनी कलर का। जिसका तरंगधैर्घ्य अधिक उसका विचलन सबसे कम, यानी सर तरंगधैर्घ्य लाल रंग का अधिक है, इसका विचलन सबसे कम होगा। तो विचलन का मतलब सर क्या कि लाइट फैलता नहीं है, सीधे स्ट्रेट पाथ में जब जाएगा इसका मतलब सर उसमें कोई विचलन नहीं है। तो रेड लाइट में सर उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए उसमें कोई विचलन नहीं होगा। जबकि बैगनी में सबसे अधिक विचलन होगा, यानी कि विचलन सबसे अधिक किसमें होगा? तो सबसे अधिक विचलन बैगनी कलर में। क्वेश्चन वही है, सबसे अधिक विचलन किसमें? बैगनी कलर में। जहाँ डिस्कशन योग चीज है वहाँ हम लोग कर ही देते हैं। 36 में बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दिष्ट धारा। कैसा धारा? दिष्ट धारा। चलिए हम लोग दिष्ट धारा मारते हैं। इधर गया ग्रीन हो जाओ। चलिए ये कलर रखो। हाँ, दिष्ट धारा। हालांकि जान लीजिए फटाफट से, धारा 2 प्रकार के होते हैं। धारा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा का मतलब कौन सी? डायरेक्ट करेंट। ऐसा मतलब अल्टरनेटिंग करेंट। हमारे घर में यही आता है अल्टरनेटिंग करेंट। और इंडस्ट्रियल बड़े बड़े उद्योग में यह दिष्ट धारा, और बैटरी से भी क्या निकलता है? दिष्ट धारा। यानी कि धारा का मान क्या होता है? समय के साथ बदलते रहता है, इसीलिए इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। जबकि इसमें धारा का मान क्या होता है सर? समय के साथ नहीं बदलता है, अर्थात अस्थिर रहता है, इसलिए इसका नाम है दिष्ट धारा। हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर और 220 वोल्ट पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। चलिए सोडियम की परमाणु संख्या। सबसे इस क्वेश्चन के सीरीज का सबसे गरीब क्वेश्चन यही होगा कि सोडियम की परमाणु संख्या पूछते हैं। क्या छोटो? परमाणु संख्या सोडियम का 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। तो हम लोग चलिए इसको मार देंगे 11। चलिए अब आते हैं हम लोग 38। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। अमीबा सर क्या है? एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार बदलते रहता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन जैसे खाना को पकड़ता है तो खाना पकड़ने के लिए इसमें क्या रहता है? पादाव रहता है। पादाव की मदद से खाना अपना मुंह बड़ा कर लेता है और खाना को खा जाता है।
तो सर अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अधिकांश पोषण सर यहाँ ऑप्शन के अनुसार से वैसे तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमुलेशन ये सभी होते हैं अमीबा में, तो उसमें से हमको अंतःग्रहण दिख रहा है, तो अंतःग्रहण को हम लोग मानेंगे। और स्वपोषण कभी होगा? अमीबा तो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जब दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा तो ये कभी स्वपोषण नहीं करेगा, ये परपोषण है। अब परपोषण का भी 3 प्रकार होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि ये सर प्राणी समपोषण के अंतर्गत अमीबा क्या करते हैं? अपना पोषण करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर इसमें अंतःग्रहण। किधर गया? आ जाओ क्लीन हो गया। हाँ, अंतःग्रहण हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं और पीरियडिक टेबल, नया मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इज गिवन बाय मोसले। नया आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है सर? तो मोसले के द्वारा, मौसा के द्वारा नहीं, मोसले के द्वारा। मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है और इसमें सर इस प्रकार से परमाणु को सजाया रहता है। ये सर हे ली ना का रब से फरियाद। दूसरा है सर बेटा मांगे कार सुंदर बापू राजी। अब ऐसे भी तुम लोग बोल सकता है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। तो ठीक कई है, आपको एडजस्टमेंट करना है। ऐसे हम लोग अब लगभग 5-7 क्वेश्चन बचे होंगे, उसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो मानव निर्मित होगा। प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो कैसा होगा? मानव निर्मित। मानव निर्मित इसमें से आपको कौन दिख रहा है जो मानव के द्वारा बनाया गया होगा या मानव के द्वारा जिसका निर्माण किया गया होगा? क्या वायु को हम बनाते हैं? क्या जल को हम बनाते हैं? क्या मिट्टी को हम बनाते हैं? जब इन तीनों को हम नहीं बनाते तो जो बच गया वही हो जाएगा मानव निर्मित। क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। चलिए वेरी गुड, हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। 41 क्या है भाई? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आप सबको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है? कितने नियम? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। बहुत बढ़िया। ये सारे परावर्तक सतह है, ये हमारा कौन सा सतह है सर? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है, इस सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, जबकि टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और ये जो है बिंदु ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जिसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिल जाता है। ये अभिलंब है नॉर्मल से, ये इंसिडेंट रहे, इन दोनों के बीच जो यानी कि सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। इसके 2 नियम है सर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कितने नियम हो गए? 2 नियम। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ो बढ़ो बढ़ो। तरंग दैर्घ्य को समानांतर किसमें नापा जाता है? ये सब तो चलिए बनाने वाला नहीं, एंगस्टर में। किसमें नापा जाता है? एंगस्टर में। एंगस्टर में। चलिए बढ़िए। 43 नंबर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य है तो हम है, और सूर्य किसका? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस? तो भाई हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन की अधिकता सबसे अधिक। फिर हमारा हो जाएगा क्या? सूर्य। चलिए तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़े। कितने? 10 जोड़े। और हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है सर? हरे पौधे में। और पौधे के किस भाग में सर? ये पत्ती वाले भाग में होती है। और पत्ती वाला भाग में क्या करता है कि पौधा अपना भोजन का संग्रह करता है, और पौधा अपना भोजन का संग्रह करता है। पौधा अपना भोजन यहीं जमा रखता है। इस जमा वाले भोजन को पौधे की विभिन्न कोशिकाओं तक, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम जिस ऊतक के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोएम ऊतक कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए जब ऊतक की हम लोग चर्चा करते हैं तो ऊतक बेसिकली क्या है सर? टिश्यू है। और टिश्यू क्या होता है सर? ग्रुप ऑफ सेल इज बेसिकली नोन एज द
टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है और 4 प्रकार की कोशिकाओं को हम लोग देखेंगे। तो हमारा आंसर अभी फिलहाल क्या हो जाएगा सर? हरे पौधे। चलिए, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। अभी बताए चर्चा की फ्लोएम ऊतक के द्वारा क्या होता है सर? भोजन संग्रहित भोजन को पौधे के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन भी है इस सीरीज का, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और कल हम लोग पुनः अब इसी समय हम लोग क्वेश्चन की सीरीज लेके आते रहेंगे। कल मैथ आएगा हमारा, उसके बाद पुनः इसी तरह से ये सीरीज और ये पैटर्न रिपीट होते जाएगा। तो समझते हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को। आंसर तो वैसे सुक्रोज हो जाएगा, इसको समझते हम लोग। ये सर प्लांट है सर, और ये क्या है सर? हमारा पुष्प है, खाने योग्य भाग तो पुष्प में होता है प्लांट का। ये है हमारा सर पत्ता। चलिए, ये हमारा पत्ता है। चलिए, जैसे समझना, भावनाओं को समझना। ये प्लांट है सर, प्लांट जड़ से क्या लेता है सर? जड़ से हमारा जल तथा खनिज लवण लेता है। जल तथा खनिज लवण लेता है। जल तथा क्या लेता है? खनिज लवण। और जल और खनिज लवण को पौधे की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम जिस ऊतक के द्वारा किया जाता है उसका नाम है जाइलम। जौ से जाइलम, जौ से जल, ये पहुंचाता है। और पत्तियों में तो भोजन बनता है। भोजन कहाँ पौधे का बनता है? पत्तियों में। और भोजन का जमा होना कहाँ, जमा भी कहाँ, संग्रह भी कहाँ होता है? पत्तियों में। इस जमा वाले भोजन को पौधे के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। भोजन जो पहुंचाता है प्लस कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या सर पहुंचाता है? अभी बताए सुक्रोज। क्या पहुंचाता है? सुक्रोज पहुंचाता है। सॉरी, ये फ्लोएम होगा, फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा भोजन पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि ऊतक है तो सर, ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक। तो फ्लोएम 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पहला है सर सिव ट्यूब। सिव ट्यूब का मतलब सर चालनी नलिकाएं। तब है सर कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। और तीसरा है सर फ्लोएम फाइबर्स, और चौथा है फ्लोएम पाइरेन्काइमा। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन की सीरीज का आज अंतिम क्वेश्चन था। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। और ये क्वेश्चन से मुझे लगता है कि कम से कम 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा। आज के लिए फिलहाल हम लोग वीडियो यहीं पॉज करेंगे और कल हमारी मुलाकात फिर इसी समय होगी। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया। चलिए।